आज का एनालिसिस है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में ये क्या शो कर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे देखते हैं कि ये अपने को क्या दिखा रहा है। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखिए तो ये ऑफ कोर्स से बुलिश ट्रेंड में है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ये फेज में चल रहा है। ठीक है, मंथली ट्रेंड में ये क्या है, मंथली चार्ट में ये बुलिश ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन फेज में अभी ये चल रहा है। और इसका एक बार हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहीं पे एक बार लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम लोग जब वीकली और डेली में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो अपने को यहाँ पे आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ट्रेंड लाइन करते हैं, देखते हैं। और मेरे ख्याल से इसका जो ट्रेंड लाइन नहीं, रेजिस्टेंस जो है, ये एक रेजिस्टेंस 2033.95 पे एक रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस इसका हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है 1670। ठीक है, तो ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात की। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्या शो कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे आसानी से नज़र ही आ रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और रेक्टेंगुलर शेप में ये चल रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न ये बनाया है, और जब तक ये रेक्टेंगुलर पैटर्न नीचे ब्रेक न करे या फिर ऊपर ब्रेक न करे, तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर पैटर्न ये किस तरह से बना रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मार्केट जो है एकदम से पुलिस हुआ यहाँ पे, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया सेम रेजिस्टेंस में, फिर ये नीचे आया सेम सपोर्ट में, फिर ये ऊपर गया, इसको ऊपर गया लेकिन फेक वो ब्रेकआउट था, फिर से ये नीचे आ गया। ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर से ऊपर, और एक कैंडल, रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाया, और फिर से नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ये ध्यान से देखिए तो ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, और ये जब तक ये रेक्टेंगुलर पैटर्न किसी एक तरफ ना ब्रेक कर दे, अगर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा ट्रेंड, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वो ट्रेंड क्या होगा, वो बुलिश होगा। तो अगर अभी फिलहाल डिसीजन ये लिया जा सकता है कि अभी तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नज़र तो नहीं दिखती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये उसी हिसाब से कंसंट्रेशन फेज में ये चल रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये अपने को क्या शो कर रहा है। सो एक बार मैं इसको जूम इन करता हूँ, और जूम इन करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये क्या शो करना चाह रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो मैं इसका थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा, और रेजिस्टेंस एरिया एडजस्ट करने के बाद ये 1955 पे आ रहा है, और फिर इसका जो सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 1689.8 यानी 90 के आसपास आ रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे में भी ये अभी वही रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही चल रहा है, और अभी यहाँ पे ट्रेडिंग लेना मेरे ख्याल से वो डिसीजन गलत होगा, और यहाँ पे अभी इसको अवॉइड करना ही मेरे ख्याल से सही होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो था वो आया था सैटरडे 20 जन 24 को आया था, और इसने मार्केट को नेगेटिवली सरप्राइज किया, यानी 3.25 से सरप्राइज किया है माइनस में, और रेवेन्यू को भी इसने 0.30 से माइनस में इसने सरप्राइज किया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तो कोटक महिंद्रा बैंक में कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जब ये इसका प्राइस जब 1690 के आसपास आए तो फिर वहाँ पे 1690 के आसपास आके वहाँ पे बुलिश ट्रेंड दे रहा है, तो फिर आप वहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं, जो कि होगा कि 1690
बुलिश ट्रेंड दिया और आपका टारगेट 1619 1690 जो है आपका एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद उसका टारगेट क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से उसका टारगेट आपका होना चाहिए 1950 के आसपास। तो टारगेट हो गया। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे आना चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस आपका जो जाना चाहिए वो मेरे ख्याल से होना चाहिए 1500 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस काफ़ी यहाँ पे 1500 ही रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 1500 ही रहेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे लेना चाहते हैं। बाकी अभी ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है जिससे कि अपने को परफेक्ट यहाँ पे बाई पॉइंट या फिर एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो मार्केट को सरप्राइज़ किया है नेगेटिवली तरीके से, यानी मार्केट को इसने निराश किया है। ओके, तो चलिए ये तो हम लोगों ने टेक्निकल देख लिया। एक बार हम लोग इसका क्या करते हैं, एक बार इसको फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में अगर आप देखें तो अभी ये इसका करंट प्राइस 1823 चल रहा है। हाई लो इसने 2064 एंड 1644 बनाया। मार्केट कैप मीन्स ये निफ्टी 50 में का स्टॉक है। और यहाँ पे अगर ईयरली भी देखें तो ईयरली भी ये क्या हो रहा है, ये जिगजैग चल रहा है। 3 इयर्स में भी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 3 इयर्स में भी आपको ये जिगजैग ही नज़र आ रहा है। 5 इयर्स में भी अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज़ में ये चल रहा है। ठीक है, ये जब तक कंसोलिडेशन फेज़ ये ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या फिर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और 10 इयर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो 10 इयर्स में भी ये अभी क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज़ में ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स तो इसका काफ़ी ज़्यादा है। प्रोस में क्या है कि कंपनी जो है कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी है दिसंबर क्वार्टर का वो अच्छा देगी। ये कहा जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 19.3% सीएजीआर से के आसपास है, जो कि 5 ईयर्स में ही हुआ है। ठीक है, कॉन्स इसका आप देख लीजिएगा, ये अपने सेक्टर का यानी बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ये थर्ड पोजीशन पे आता है। पहले एचडीएफसी बैंक आया, फिर आईसीआईसीआई बैंक, देन आफ्टर ये कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे आता हुआ नज़र दिख रहा है। बात कर लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो सितंबर में -1955 इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट था, जबकि दिसंबर में इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट और भी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। पीबीटी जो 5888 था वो 5614 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 4461 था और ये 4265 हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया है। और यहाँ पे अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एफआईआई डीआई डेटा इसमें क्या बताना चाह रहा है। तो एफआईआई डीआई डेटा अगर हम लोग देखें तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न था प्रोमोटर्स का सितंबर में 25.92 था, जबकि दिसंबर में 25.91 हो गया, यानी 0.01% से इन लोगों ने यहाँ पे डिक्रीज किया है। एफआईआई 40.97 था, जबकि 39.74 एफआईआई ने भी यहाँ पे डिक्रीज किया। और डीआईआई का 20.00 था और यहाँ पे 21.38% हो गया, यानी डीआईआई ने एफआईआई और प्रोमोटर का जो भी स्टेक था उसको कंपनसेट किया है। पब्लिक 13.11 से 12.98 यहाँ पे हो गई है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या निकल के आता है ये देखने से, तो ओवरऑल पिक्चर तो अभी ये निकल के आता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। यहाँ पे अभी वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये 1690 के आसपास के लेवल पे आता है और वहाँ से बुलिश ट्रेंड अगर होता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जब तक अपना 1950 या फिर 2000 जब तक ब्रेक ना कर दे और वहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल ना दिखा दे, तब तक मेरे ख्याल से इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अ, और मैं कोई फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट है, सोचकर समझकर आप इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहिएगा, रिस्क मैनेज करते रहिएगा। इसी से हम और आप ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।